हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अणु संख्या गुणधर्म हम पिछले वीडियो में कवर किए हैं और ऑफलाइन मोड में भी आप लगातार पढ़ रहे हैं। बार बार वीडियो को देखिए, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अणु संख्या गुणधर्म में हम 3 पार्ट को पढ़ लिए हैं, जिसमें था क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और इनकी सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए जो व्यंजक था उसका भी व्युत्पत्ति हम कर चुके हैं और कुछ आंकिक प्रश्न भी लगा चुके हैं। आज अणु संख्या गुणधर्म का लास्ट और चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रासरण एवं प्रासरण दाब। ठीक है, तो प्रासरण दाब से पहले, मतलब प्रासरण दाब जो है एक अणु संख्या गुणधर्म है। प्रासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो प्रासरण दाब को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा? प्रासरण को समझना होगा। और प्रासरण जो है दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है। आप ध्यान दे रहे हैं? दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। मतलब दो सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए पहले चित्र के अनुसार देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, एक आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है। ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये डाइल्यूट है, मतलब तनु विलयन है। आप इसके कलर को देखिए, डायग्राम में क्या कलर को मतलब फोकस किया है, जो सॉल्वेंट है और उसके जो सॉल्वेंट में जो सॉल्युबल है, मतलब विलेय के कण है, उनकी जो डेंसिटी है बतौर इसके तुलना में ज्यादा है। ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। और इसकी जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचिए। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है कि जैसे कि मतलब विलयन के जो कंपोनेंट है, वो दो कंपोनेंट है मुख्य रूप से, एक विलायक है और एक विलेय है। तो सिर्फ एक कंपोनेंट, उसमें भी विलायक के अणुओं का अपने में से दूसरी ओर जाने देता है। ठीक है, तो अपने में से मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, अपने में से केवल विलायक के अणुओं को दूसरी ओर जाने देता है। वैसे झिल्ली को ही क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण देखेंगे तो जो सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली, वो भी जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करता है। चर्म पत्र भी उसके भांति कार्य करता है। एक कॉपर फेरोसाइनाइड है, वो भी किसके भांति व्यवहार करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति व्यवहार करता है। तो थोड़ा सा कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली का हम आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं, इससे आप और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पास देखेंगे, ये देखिए, जो चर्म पत्र है, पार्चमेंट पेपर, कागज जैसा है, लेकिन किसका है? चमड़े का है ना। तो ये भी किसके जैसा व्यवहार करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा। मतलब विलयन के एक कंपोनेंट को ही अपने में से पार होने देगा। मतलब मान लीजिए एक पात्र रखे हैं और बीच में जो है, पात्र के बीच में इस पार्चमेंट पेपर को, चर्म पत्र को लगा दिए हैं। ठीक है, जब चर्म पत्र को लगा दिए हैं तो अपने में से सिर्फ उसके विलायक के कण ही दूसरे ओर प्रवाहित होंगे। विलेय के बड़े कण नहीं, छोटे कण प्रवाहित हो सकते हैं, पर यह नगण्य होता है। विलायक के कणों को प्रवाह होता है इसके माध्यम से। और दूसरा देखिए, ये है जो हम कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। आप पिछले कक्षाओं में शायद कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में पढ़ोगे। लिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब जो जीव हैं, जो उनके सेल हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में जो है उसके साइटोप्लाज्म का या कोशिका द्रव्य का जो स्थानांतरण होता है, वो प्रासरण की क्रिया के माध्यम से ही होता है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो भी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करता है। अब प्रासरण को एक बार फिर से समझते हैं, है ना। जो हम डायग्राम बनाए हैं उसके माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिएगा, जो पहला केस है हमारा कि दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मध्य में प्रासरण की क्रिया होती है। कैसी सांद्रता? अलग अलग सांद्रता होनी चाहिए। किसकी? दोनों विलयनों की। कि अगर मान लिया जाए कि एक विलयन की सांद्रता 2 मोल है, तो दूसरी विलयन की सांद्रता 2 मोल से ज्यादा होना चाहिए या 2 मोल से कम होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिएगा होता क्या है कि मान लीजिए एक सांद्र विलयन है, आपके भाषा में गाढ़ा विलयन, और एक तनु विलयन है, आपके भाषा में फीका विलयन। समझ रहे हैं? मतलब चाशनी और शक्कर, इस टाइप से शक्कर का घोल। समझ पा रहे हैं ना? संजीत, समझ पा रहे हैं आप?
हाँ, समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा, अब क्या है, इधर जो है सांद्र विलयन है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं सांद्र विलयन, और इधर जो है तनु विलयन है, तनु विलयन है, ठीक है। और ये बीच में जो है ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो आप खुद देखिए कि ये सांद्र है, मतलब यहां पास विलय की कणों की संख्या ज्यादा है, और ये क्या है, तनु विलयन है, मतलब इसके तुलना में यहां पास विलय की कणों की संख्या ज्यादा है, मतलब विलायक का जो प्रसार है इसके तुलना में दूर दूर तक है। तो यहां से विलायक के कणों का प्रवाह, विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा ये हो जाएगा परासरण का, दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह को ही परासरण कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? फिर से एक बार सुन लीजिए कि दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को जब किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों की सांद्रता क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ रहे हैं बात को आप? दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए, तो जिस समय बराबर होती है उसी समय पर इस पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली पर हाइड्रोस्टेटिक द्रव स्थितिक दाब लगता है, बल लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, परासरण दाब बोला जाता है। दूसरा कंडीशन इसका हम देखते हैं जो प्रयोगशाला और आपके पाठ्य पुस्तक में है कि एक और सॉल्यूशन है और दूसरी ओर शुद्ध जल है, ठीक है। तो दूसरा वाला को देख लेते हैं कंडीशन को। ये देखिए, यहां पास आपका क्या है, विलयन है, और यहां पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब विलायक है, जल है जो 100% शुद्ध है। तो 100% शुद्ध को ही 100% शुद्ध विलायक मान लिया जाता है। तो इसकी सांद्रता अलग हो गई, इसकी सांद्रता अलग हो गई। तो आप देखेंगे, आप ये देखिए कि यहाँ पास से विलायक के कणों का प्रवाह, क्योंकि ये तो फाइनल हो गया ना कि प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, किसके माध्यम से होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है। इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, परासरण बोला जाता है। तो यहाँ पास से इस विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। अब स्थिति अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न करेंगे कि सर क्या पूरा विलायक उधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि वहां तो बात आप कह दिए कि दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन है। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन है तब प्रवाह तब तक होगा जब तक सांद्रता बराबर ना हो जाए। लेकिन यहाँ सांद्रता बराबर होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एक और तो टोटली विलायक है। तो क्या पूरा जल उधर प्रवाहित हो जाएगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब विलायक के कणों का जब प्रवाह इधर होगा तो इस पात्र की ओर इसका लेवल क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। जब ऊंचा बढ़ेगा इसका लेवल तो फिर वो पूरे वाटर लेवल का एक दाब इस पर बढ़ेगा निचली सतह पर। इस निचली सतह पर दाब बढ़ने की वजह से एक ऐसी स्थिति आएगी कि परासरण की क्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी द्रव स्थितिक दाब को ही तो परासरण दाब बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दूसरे पहले वाला कंडीशन में एक बार और वापस हम लौटते हैं कि सर यहाँ जो है सांद्रता बराबर कैसे होगी। आप ये देखिए, यहाँ पास विलय की कणों की संख्या हम कम मान लिए हैं तनु विलयनों में, अर्थात यहाँ के तुलना में यहाँ पास विलायक की मात्रा ज्यादा है। जब विलायक की मात्रा इधर चली जाएगी, विलायक की मात्रा इधर चली जाएगी, तो ये फाइनल हो गया ना कि यहाँ पानी कम हो गया। पानी कम हो गया तब प्रति एकांक आयतन में विलय की कणों की संख्या बढ़ा हुआ माना जाएगा, तो सांद्रता क्या हो जाएगा, इधर का इसके बराबर लगभग आ जाएगा, है ना। मतलब दोनों की एक कॉमन सांद्रता पहुंच जाएगी। इसकी सांद्रता हल्की सी घट जाएगी और इसकी सांद्रता हल्की सी बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही है कि आप जो है शक्कर का घोल बनाइए, जो आप अपने बोलचाल में शरबत बोलते हैं। एक जो गिलास में आप जो शरबत लिए हैं एक ज्यादा मीठा है और एक जो है एकदम कम मीठा है। अब दोनों को एक में मिला दीजिए, तो अब कंडीशन क्या आएगा, ज्यादा मीठा और कम मीठा के बीच का कंडीशन आएगा।
मतलब फीका भी नहीं रहेगा और ज्यादा मीठा भी नहीं रहेगा। तो उस प्रवाह से कंडीशन ऐसा ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम परासरण की क्रिया को हम समझ लेते हैं और समझ लिए। इसके अलावा हम जो कुछ है एग्जाम्पल देखे और डायग्राम के माध्यम से हम देखे कि ये आपका जो हो गया ये पार्चमेंट पेपर, ये हम आपका काम करता है अर्धपारगम झिल्ली के भांति। ये काम करता है, जंतु सेल भी काम करते हैं, जिसमें आप पुराने रसायन के बुक देखेंगे तो वहाँ उदाहरण में लिखा होगा चर्म पत्र, कापर फेरोसाइनाइड, प्लाज्मा झिल्ली और बकरे का आमाशय, इस टाइप का लिखा आएगा। मतलब ये सब किसके जैसा व्यवहार करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा व्यवहार करते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। परासरण की परिभाषा के बारे में भी हम पूरी टोटली जान चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, देखिएगा कि परासरण के प्रकार। तो परासरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःपरासरण और एक क्या होता है? बाह्य परासरण। ठीक है, एक होता है अंतःपरासरण और एक बाह्य परासरण। इसको देखिएगा, इसको इतना लॉजिकली आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, लेकिन एकदम गौर से सुनेंगे सुनेंगे तब। संजीत, ठीक है, तो देखिएगा यहां पास देखिए, ये आपका बुक का एक पेज को मैं स्क्रीन पर लाया हूं। यहां पास देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना? दोनों चित्र को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा लॉजिक सेट किए हैं। क्या कहा जाता है कि देखिए कि जो अंडा है ना? अंडा लगभग सब लोग देखे हैं, कई लोग खाए भी होंगे, है ना? जो नहीं खाए होंगे वो भी देखे होंगे, है ना? अंशिका माही महिमा की ओर देख रहे हैं कि ये नहीं खाए होंगे शायद। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खाए हैं तब भी अंडा देखे हैं, तो अंडा को जब HCl में डाला जाए, किस में डाला जाएगा? HCl में डाला जाएगा। HCl में जैसा ही डालेंगे तो अंडा का जो सफेद कवर है, जिसको आप लोग बोलते हैं छिलका, वो किसका बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला ये है। तो जब अंडे को हाइड्रोजन क्लोराइड में डालेंगे, HCl में डालेंगे, तो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलका है वो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, है ना? और अंडा सेम वैसा ही हो जाएगा, पीलापन लेयर लिए हुए, जैसे आप उबालने के बाद उसके लेयर को हटाते हैं, ठीक है ना? वैसा हो जाएगा। तो उसका जो सतह है अब वो खुद जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करने लगता है। तो उसमें आप ऐसे प्रयोग में 2 अंडे को शामिल कीजिए। एक को आप शुद्ध शुद्ध जल में डालिए और एक को आप नमक के घोल में डालिए। तब क्या होता है देखिएगा। तो जब शुद्ध जल में डालेंगे और जो अंडा का जो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट हटाया जा चुका है ना? हटाया जा चुका है ना, यहाँ डाल दिए हैं जल में, ठीक है? तो जैसा ही जल में डालेंगे तो अब चूंकि अंडा के अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो ज्यादा है बतौर पानी में, पानी के तुलना में। तो अब परासरण की क्रिया को आप क्या पढ़ रहे हैं कि विलायक के अणुओं का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। तो अंडे के अंदर जो सेप है या यॉक है, उसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है जल के तुलना में। जब जल के तुलना में ज्यादा है तो जल क्या हो जाएंगे? इसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। जब प्रवेश करने लगेंगे तो मान लीजिए कि ये वाला जो अंडा का शेप दिख रहा है ना, वो ये है, लेकिन जल प्रवेश करने के कारण ये फूल कर कहाँ हो जाते हैं? इतना हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? समझ रहे हैं कि पहले जो साइज रहा होगा अब साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोल रहा है प्रयोग में कि अंडे को लेकर तनु HCl में रख देते हैं, जिससे बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट घुलकर पृथक हो जाती है। अब इनमें से एक अंडे को नमक के सांद्र विलयन में तथा दूसरे अंडे को जल के अंदर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात जल में रखा अंडा फूल जाता है, क्योंकि जल जो है अंडे के अंदर परासरण क्रिया के द्वारा घुस जाता है, ठीक है? तो फूल जाता है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? अंतःपरासरण। क्योंकि अंडा के अंदर जल गया तो उसको क्या बोले? अंतःपरासरण। दूसरा कंडीशन देखो कि जब अंडे को कहां रखा गया? नमक के घोल में। कहां रखा गया? जब नमक के घोल में रखा गया तब कंडीशन क्या बना कि नमक की घोल में, मतलब अब टोटली विलियन है और उसकी सांद्रता ज्यादा है किसके तुलना में? अंडे के अंदर जो यॉक है, जो सेप, उसके तुलना में क्या है? ज्यादा है। तो अंडे से जो विलायक के कण है वो निकल कर कहा आ जाएंगे? नमक के घोल में। तो क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएगा अंडा। तो अंडे के अंदर का भाग बाहर चला गया। तो ये कौन सा घटना हो गया?
बाह्य परासरण। तो परासरण के प्रकार को समझना कितना आसान है। अगर आप प्रयोग को देखेंगे कि अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे तो देखिएगा क्या है। ये अंडा लीजिए, ले लिए, इसमें HCl डालिए, डाल दिए, तो इसका जो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट वो घुल जाएगा, तो अंडा आपको ऐसा ही मिला जाएगा बिना कवर का। अब एक अंडा को क्या कीजिए, कहाँ डालिए, जल में। कहाँ डाले हैं, जल में डाले हैं, तो जल के कण जो है इस अंडे में घुस जाएंगे, है ना। जब अंडे में घुस जाएंगे तो ये अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये किस घटना का उदाहरण हो गया, अंतःपरासरण का। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन देखिए कि दूसरे अंडे को किस में डाल दिए, नमक के घोल में। तो अंडे के अंदर का जो भी यौग था, जो भी मतलब सांद्रता था, वो कम था बतौर नमक के घोल में। तो अंडे से जो सेप है, जो रस है, वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये किसका उदाहरण हो गया, बाह्य परासरण का। कितना मतलब लॉजिकली अच्छा चीज है समझने के लिए, है ना। और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। कि भूल जाएंगे क्यों प्रिंस, नहीं भूलोगे, ऐसा मेरा यकीन है। ठीक है, तो अंतःपरासरण और बाह्य परासरण को समझने में कोई आप लोग को समस्या, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा ना। प्रदीप, कुछ नहीं है। चलिए, प्रदीप का क्वेश्चन आप लोग सुने नहीं। प्रदीप बोल रहा है कि तीसरा अंडा कहाँ गया। चलिए ठीक है, तीसरे अंडे को भी एक्सपेरिमेंट में शामिल कर देंगे प्रदीप। अब परासरण के कुछ जैविक महत्व को भी समझते हैं। किसका, जैविक महत्व, बायोलॉजी में इसका क्या महत्व है। जो मतलब पौधों में जो रसारोहण की प्रक्रिया है, जो जल का तनों में जाना, इसमें भी एक परासरण का ही उदाहरण है। क्योंकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका से मतलब उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप लोग बायोलॉजी में या बॉटनी के प्रभाग में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैविक महत्व में देखिए, देखिए मनुष्य के शरीर में ऐसे विलयनों या दवाओं का इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो रक्त सीरम के संपरासरी हैं। सीरम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, संपरासरी हैं। तो इससे शरीर में इंजेक्ट करने में कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अनुसार 0.09% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ना, मनुष्य के जो रक्त का सीरम है उसका समपरासरी होता है। समपरासरी होने का आशय ये है कि मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस 0.9% सोडियम क्लोराइड के ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, सोडियम क्लोराइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और रक्त सीरम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है। इस वजह से जब उसको सलाइन को मतलब चढ़ाया जाता है, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, तो कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा 0.09% जो आपका सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को आप। ठीक है, ये है। एक चीज और देखिएगा कि जो मनुष्य का जो कोशिका है, ये देखिएगा, ये मनुष्य का कोशिका है। तो कोशिका और कोशिका के बीच में जो है जो स्पेस बचता है इसको बोला जाता है अंतरा कोशिकीय स्थान। क्या बोला जाता है, अंतरा कोशिकीय स्थान। तो कभी कभी ये होता है कि मनुष्य जब ज्यादा नमक वाला भोजन ग्रहण करता है या उसके शरीर में नमक का घोल बढ़ गया, तो कोशिकाओं की तुलना में यहाँ सांद्रता अगर बढ़ गई तो होता क्या है कि कोशिका का रस निकलकर ये अंतरा कोशिकीय स्थानों में क्या हो जाता है, भर जाता है। तो बॉडी में वहां कभी कभी सूजन दिखाई देता है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है सोफ या एडिमा। क्या बोला जाता है, सोफ या एडिमा। सौफ नहीं, सोफ या एडिमा। संत सौफ बोल रहा है। ठीक है, सोफ या एडिमा इस प्रॉब्लम को बोला जाता है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, इसी के बारे में है कि 0.09% जो नमक का घोल है ना, उसका परासरण दाब जो है रक्त के सीरम के परासरण दाब के बराबर होता है। अर्थात उस समय जो रक्त का जो परासरण दाब है सीरम का वो 7.6 एटीएम अर्थात 5800 मिलीमीटर मर्क्यूरेट है। और 0.09% जो सलाइन है उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो उसको इंजेक्ट करने में भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, परासरण दाब की परिभाषा, मतलब परासरण की प्रक्रिया समझाने समय दाब की भी परिभाषा को हम बता ही दिए थे कि मतलब वह परासरण की क्रिया के दौरान अर्ध पारगम्य झिल्ली पर आरोपित वह बल या वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसी को क्या बोला जाता है, परासरण दाब बोला जाता है। ठीक है, इसकी दो परिभाषाएं प्रचलित है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है कि हाँ सेम ही है लगभग, है ना।
कि प्रासरण मतलब वह दाब जहां पर प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। प्रासरण दाब मापने के लिए बर्कले और हार्टले विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बर्कले और हार्टले विधि का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है 2025-26 में जो है संभवतः बर्कले हार्टले विधि को सिलेबस से क्या कर दिया है, हटा दिया है ना। आपकी पुस्तिका में इस बार बर्कले और हार्टले विधि नहीं होगा प्रासरण दब मापने की। ऐसे है तो आप देख लीजिए, ये बेलनाकार पात्र होता है जिसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, बीच में जल है और यहाँ पास जो है ये जो रहता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। और यहाँ पास एक टोटीदार कीप लगा रहता है जिसके अंदर से यहाँ पानी डाला जाता है और यहाँ पास एक केशिका नली होता है। तो जब प्रासरण की क्रिया जब शुरू नहीं होता है तो इसमें जल डालने के बाद मान लीजिए कि जल जो है यहाँ तक है, तो पॉइंट को नोट कर लेते हैं, है ना। और जब प्रासरण क्रिया होगा तो सारे जल के अणु क्या हो जाएंगे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। इस चीज को आप जान चुके हैं। तो इस भाग से क्या होगा, जल का मात्रा क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो केशिका नली से जल का स्तर क्या आएगा, नीचे जाएगा। तो फिर यहाँ पिस्टन से इतना प्रेशर डालते हैं कि ये वाटर जो है दब कर पुनः पूर्व लेवल तक पहुंच जाए। तो पूर्व अवस्था में पहुंचाने के लिए पिस्टन पर कितना दाब डाला गया, इस यहाँ दाब मापी से क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम उससे प्रासरण दाब का क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसानी से कर पाते हैं। बर्कले और हार्टले विधि प्रासरण दाब मापने की अच्छी विधि है ना। उसके बाद देखिए, प्रासरण दाब के आंकिक मान ज्ञात करने के लिए वान हाफ ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, ठीक है। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा बायल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, एवोगेड्रो का नियम, याद आ रहा है। अगर आप देखे होंगे तो गैसों के लिए उन समीकरणों से पाए होंगे पीवी बराबर एनआरटी, एक समीकरण आप पाए होंगे। याद होगा तो अच्छी बात, और नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, है ना। इसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो देखिएगा वान हाफ ने क्या बताया कि तनु विलयनों में अवाष्पशील विलेय जब डाला जाता है तो उसका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसे गैसों का व्यवहार रहता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं, कि तनु विलयनों में जब अवाष्पशील विलेय डाला गया, इसका मतलब क्या कि विलयन तैयार किया गया तो उसके अणुओं का व्यवहार मतलब ताप के प्रति, सांद्रता के प्रति कैसा है, सेम वैसा ही है जैसे गैसों का रहता है। तो यदि उस नियम को गैसों पर लागू किया जा सकता है तो इस पर भी लागू किया जा सकता है, उस तनु विलयन पर जिसमें अवाष्पशील विलेय डाला गया है। समझ रहे हैं बात को आप। तो वहां पर देखिएगा, क्योंकि जो गैस का जो दाब है उस तनु विलयन का भी दाब वही होता है जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, ठीक है। ये आप अपने पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। तो जो पी भी बराबर जो एनआरटी फार्मूला आप कक्षा 11वीं में पढ़े थे, है ना, ये जो है आदर्श गैसों पर लागू किया गया, है ना। तो आदर्श गैसों पर लागू किया गया तो वान हाफ ने ये मानकर, क्या मानकर, कि तनु विलयनों में अवाष्पशील विलेय का व्यवहार सेम वैसा ही है जैसे गैसों का रहता है, ठीक है। तो इस समीकरण को उन्होंने इस पर उपयोग किया जिसे वान हाफ समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वान हाफ समीकरण कहते हैं। और उन्होंने इस समीकरण को कुछ इस रूप में लाया, पाई भी बराबर एन आर टी, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये वान हाफ ने ये समीकरण का प्रतिपादन दिया। इसके माध्यम से अवाष्पशील विलेय वाले तनु विलयनों का प्रासरण दाब का कैलकुलेशन करना एकदम सरल हो गया। तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखो बच्चे लोग, ये पाई है, ये पाई है, पाई को अपने जगह रखिए, भी का तिर्य गुणा एन के नीचे कर दीजिए तो एन भी बटे क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, एन बटे भी आर टी हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रति एन जो है मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या है, मतलब कितना मोल प्रयोग किया गया है, अवाष्पशील विलेय का कितना मोल प्रयोग किया गया है। तो प्रति एकांक आयतन में विलेय की मोलों की संख्या को ही तो सांद्रता कहते हैं। यही सब इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्रति एकांक आयतन में विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, सांद्रता बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर एन बटे भी की जगह क्या लिखा जा सकता है श्रेया, एन बटे भी की जगह क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है, और आगे क्या है, आर टी है। तो आप खुद जानते हैं कि आर क्या है, एक कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। क्योंकि आप लिखे निश्चित तापमान पर
वान ठाप समीकरण का उपयोग करने से यह उन्होंने प्रतिपादन किया। तो ये आर और टी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाते हैं, नियतांक को हटाएंगे तो जो परिवर्तनशील राशि है उसके बीच में अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह लगेगा। तो ये हो जाएगा पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? सी। तो ये परासरण दाब जो है किसके समानुपाती है? सांद्रता के। और सांद्रता किस पर डिपेंड करता है? विलय के कणों के ऊपर। तो ये तो हो गया ना अणुसंख्यक गुणधर्म। हम वही ना बोले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कि विलयन के वे भौतिक गुण जो कणों की संख्या पर डिपेंडेबल है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि परासरण दाब जो है कणों की संख्या पर क्या है? डिपेंडेबल है। जब डिपेंडेबल है, निर्भर करता है, तो परासरण दाब भी क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब इसमें जो हेडिंग है कि परासरण दाब या वान ठाप समीकरण के माध्यम से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए हेडिंग देखिए, परासरण दाब अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण या ज्ञात करना। तो वान ठाप देखो इस सूत्र का व्युत्पत्ति कर रहे हैं, देखना ना। वान ठाप समीकरण से हम क्या पढ़ के आए हैं? पाई बराबर सी आर टी पढ़कर आए हैं। और सी बराबर जो होता है, सी बराबर जो होता है वो अभी पढ़ के आए हैं, एन बटे भी पढ़ के आए हैं। अगर मैं विलयन के दोनों घटक को, एक को ए मान लूं विलायक के घटक को, और दूसरे विलय के घटक को बी मान लूं, तो मोलों की संख्या को मैं एन बी से दर्शा सकता हूं, है ना। बाकी यहाँ पास जो है आपका आर टी है, ये भी बात क्लियर है। अब देखिएगा पिछले वीडियो में हम कवर किए हैं कि मोलों की संख्या एन बी बराबर होता है विलय का भार बटे क्या होता है? विलय का अणु भार। ठीक है, विलय का अणु भार। तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखना बच्चे लोग, यहाँ पाई सी बराबर एन बी बटे भी है ना, यहाँ पास ये होगा पाई, पाई बराबर एन बी बटे भी आर टी। तो और एन बी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? पाई बराबर एन बी के जगह हम लिख देंगे डब्ल्यू बी। यहाँ पास आपका भी अवेलेबल है, और डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा? एम बी, और ये क्या हो जाएगा? आर टी। यहाँ पास आप किसका वैल्यू को निकालने आए हैं? एम बी का। तो एम बी को आप यहाँ पास लाइए, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी, और ये आर टी, और पाई और भी का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बी। तो परासरण दाब का वैल्यू ज्ञात होता है, तो हम और आयतन मालूम है, डब्ल्यू बी मालूम है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, इनके वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण बड़ी आसानी से हम परासरण दाब के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें वान ठाप समीकरण का उपयोग करेंगे। एक और पॉइंट देख लीजिए, आरओ प्यूरिफायर। आरओ प्यूरिफायर लगभग आप लोग सुने हैं, कई के घरों में भी रहता है, ठीक है, और कई लोग हॉस्पिटलों में भी देखे होंगे। आरओ प्यूरिफायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आरओ प्यूरिफायर जो है प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब उत्क्रम परासरण सिद्धांत क्या है उसको समझो। उत्क्रम परासरण सिद्धांत का मतलब यह है कि जो सामान्य परासरण है उसके परिभाषा को थोड़ा सा याद करो। तो सामान्य जब परासरण पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों के प्रवाह को क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। उत्क्रम परासरण में इसी थ्योरी को उल्टा कर दो कि अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता के वाले की ओर प्रवाह को हम क्या कहेंगे? उत्क्रम परासरण कहेंगे। तो सर यह संभव कैसे होता है? दाब के वजह से होता है। विलयनों की ओर दाब इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसके विलायक के कण, मतलब उसमें जो जल है, वो शुद्ध जल की ओर क्या होने लगते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब जल को आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, तो उसको जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो निश्चित है कि जल के कण कहाँ बाहर निकलने लगेंगे, और उधर निकलेंगे जहां सांद्रता क्या है? कम है। तो पानी आपका क्या हो गया? छन के एकदम साफ और सुथरा हो गया। ठीक है, देखिएगा इसका एक डायग्राम के माध्यम से, ये देखिए प्यूरिफाइड वाटर है ना, दिख रहा है ना।
जो कुछ कचरा है उस प्रेशर बढ़ने के कारण उत्क्रम प्रोसेस होगा प्रासरण का और छन कर यहाँ प्यूरिफाइड वाटर हो जाएगा। बढ़िया से पीजिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अणुसंख्यक गुणधर्म का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप लोग बार बार वीडियो को देखें जहां भूलते हैं, और अगर और कोई समस्या आता है तो पर्सनली भी आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।